नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनके सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट करा रहा हूँ लाइन टू लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आज अपना जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो आप लोगों का ये 8 नंबर का चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपना चैप्टर। देखो इधर इसमें क्या, तो बेटा देखो यहाँ पर ये रहा चैप्टर है अध्याय नंबर 8 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है ये सब जानते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलर एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव, उसका शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। और जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। जीव 2 प्रकार के होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कोशिका के आधार पर। तो यहाँ पर हम उसको और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। हम कोशिका की खोज के बारे में पढ़ेंगे, किस वैज्ञानिक ने कैसे और किस प्रकार इसको खोजा। देन इसके बाद में हम प्रोकैरियोट तो पढ़ेंगे, साथ में यूकैरियोटिक कोशिका भी पढ़ेंगे। तो कोशिका में बाहरी संरचना से लेकर इंटरनल आंतरिक संरचना में क्या क्या भाग होते हैं उनके बारे में और उन कोशिका अंगों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा इस चैप्टर से आप लोगों के नीट एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 4 बोल दिया, मिनिमम 2, तो 4 और 2 के बीच में इसका रेशो रहता है। तो आप लोगों का पहले मैं क्लियर कर दूं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। पहला है कोशिका क्या है, दूसरा कोशिका सिद्धांत कि किसको आप कोशिका कहेंगे, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं। तो दूसरा है कोशिका सिद्धांत, कोशिका का समग्र अध्ययन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये 5 टॉपिक में आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो बेसिक से पॉइंट है। अब कोशिका क्या है उसके बारे में बताया हुआ है, पढ़ते हैं एनसीईआरटी। कोशिका जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व, व्यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा में सारे काम जो जीवन के लिए आवश्यक है वो एक कोशिका में हो जाते हैं। कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता, मतलब कोई भी जीव है तो वो कोशिका से ही बना है। क्लियर? इस कारण जीव के लिए कोशिका मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसलिए हम कोशिका को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। एंटन ल्यूमेनहोक ने पहली बार कोशिका को देखा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है, लेकिन उसने कौन सी सेल को देखा था बेटा? डेड सेल को, उसने लिविंग सेल को नहीं देखा था। जीवित कोशिका की बात करें तो एंटन ल्यूमेनहोक ने सबसे पहले इसको देखा और इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बाद केंद्रक की खोज की, सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इसके सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हुआ। पहले के जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने अच्छे नहीं थे, बाद में जो आए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, उनके द्वारा कोशिका के और कोशिकाओं का अध्ययन किया। अब एक और ओवरव्यू हम देख लेते हैं। देखो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं बेटा आप लोगों का सेल। क्या पढ़ रहे हैं हम? सेल पढ़ रहे हैं। तो सेल का सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका को हम आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। दूसरा, डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। और वो कौन सी थी बेटा? डेड सेल थी। कहाँ पर? कॉर्क, पादप की जो प्लांट की बाहर वाली आउटर लेयर होती है उसे कॉर्क बोलते हैं। लिविंग सेल किसने बताया? ल्यूमेनहोक ने। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने किसके बारे में बताया? न्यूक्लियस के बारे में बताया। देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन। अभी हमने पढ़ा है कि एक कोशिकीय जीव, ठीक है, जितने भी वो अपने जीवित रहने के लिए जितने कार्य उसे करने हैं वो एक कोशिका के अंदर कर लेता है। ठीक है, देन इसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आप लोगों का कोशिका सिद्धांत आने वाला है कि भाई कोशिका के बारे में किस तरह से जानकारी हमें मिली। तो 2 साइंटिस्ट थे अपने, स्लीडेन एंड स्वान। तो स्लीडेन अपना 1838 में वो जर्मन बॉटनिस्ट था और उन्होंने किस पर अध्ययन किया था? प्लांट पर। ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल विच फॉर्म टिश्यू, मतलब कोशिका को आधारभूत इकाई कहने का मतलब ये है कि बेटा देखो इधर कोशिका मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। और टिश्यू मिलकर क्या बनाता है बेटा? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर बनाता है क्या? ऑर्गन सिस्टम। और फिर क्या बनती है? बॉडी। इसलिए कोशिका को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। दूसरा साइंटिस्ट अपना
इसमें 1839 में स्वान, जो जर्मन वो ब्रिटिश क्या था, जूलॉजिस्ट था, और इसके अकॉर्डिंग इसने किस पर अध्ययन किया था, एनिमल पर। स्टडी एनिमल सेल थिन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कोशिका झिल्ली के बारे में इसने बताया था। सेल वॉल के बारे में इसने बताया था कुछ यूनिक कैरेक्टर कि सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, किसमें, ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। वैसे तो देखो इधर अब जो पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चर इस तरह से होगी सेल की। सबसे आउटर मेम्ब्रेन, यदि किसकी बात करें, ये किसकी है, एनिमल की है, तो हमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। आउटर मेम्ब्रेन कौन सी दिखाई देगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा अंदर आएंगे तो आप लोगों का साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, ये रहा साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर इसमें मेन जो इसका हेड होता है वो होता है क्या बेटा, न्यूक्लियस। फिर इसके बाद में न्यूक्लियस के आजू बाजू गोल्जी एपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग फंक्शन है, वैक्यूल का अलग फंक्शन है, लाइसोसोम का अलग अलग फंक्शन है। सबका फंक्शन हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं और देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या बोलता है। 1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। मतलब कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और ऊतकों का निर्माण हो रहा है। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किसने बताया था हमें, थियोडोर स्वान ने। देन इसके बाद में इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। मतलब इसने प्लांट टिश्यू के बारे में अध्ययन करके बताया कि पादप में भी बाहर क्या मिलती है, कोशिका भित्ति, जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं व उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। तो बेटा यहाँ तक ये कोशिका सिद्धांत तो इन्होंने ये बताया था, लेकिन इनकी कोशिका सिद्धांत में ये पता नहीं चला था कि इन कोशिकाओं का निर्माण किस तरह से हुआ है, कि भाई ये कोशिकाएं हैं तो ये इनका जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो आगे चलते हैं, फिर अपना एक और कोशिका सिद्धांत लेकर आएगा कौन, रुडोल्फ विर्चो, और वहां से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी की लाइन से। चलो भाई देखो, स्लीडेन एंड स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में क्या रहा बेटा, असफल, कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, नीट में क्वेश्चन आया भी है आप लोगों का, नीट एग्जाम कौन सा 2021 में क्वेश्चन यहां से आ चुका है। 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और इस लाइन को ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और यहां से क्वेश्चन आ चुका है इस लाइन से। इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया और वर्तमान समय में ये परिक्षेप्य कोशिका सिद्धांत निम्न है। कौन सा है, ये पॉइंट पहला, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने बनाया कि सभी जीव कोशिकाओं व कोशिकाओं के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। वो किस तरह से होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कोशिका विभाजन में। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन देख ली, किसके बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में, कोशिका की खोज के बारे में। अब कोशिका का समग्र अवलोकन हमें करना है, तो कोशिका का समग्र अवलोकन हम करेंगे, लेकिन हम ये जान लेते हैं पहले कि कौन सी सबसे छोटी कोशिका है पादपों में और जंतुओं में, और सबसे बड़ी कोशिका, और किस शेप की है, किस आकार की कोशिकाएं यहाँ पर विद्यमान हैं। देखो इधर, कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में आप प्याज के छिलके या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देख चुके होंगे। प्याज में बेटा पतला सा छिलका होता है उसे, और गाल कौन सा, ये अंदर वाले की बात कर रहा है, ये अंदर वाला पोर्शन है। इनकी संरचनाओं का स्मरण करेंगे। प्याज की कोशिका को एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। पादप है तो बाहर कोशिका भित्ति और अंदर क्या होगी, कोशिका झिल्ली। और जंतुओं में डायरेक्ट सबसे बाहर क्या होती है, कोशिका झिल्ली। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल क्या मिलेगी, एक झिल्ली संरचना निकलती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं।
मतलब एक कोशिका के अंदर बात करें तो एक सघन संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहा जाता है, और इस केंद्रक में गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम होता है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अनुवांशिक पदार्थ है। इसी अनुवांशिक पदार्थ की वजह से आज और आप और हम उपस्थित हैं। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोट का जो केंद्रक है वो अल्प विकसित है और यूकैरियोट का केंद्रक क्या है, सुविकसित है। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अपव्यय मिलता है जिसे हम कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका में दोनों में साइटोप्लाज्म उपस्थित होगा, किसमें, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर ही कोशिका की सभी केमिकल जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है। ये सब इसके क्या है बेटा, कोशिकांग। अंतःप्रदेवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडीज, गोल्जी काय, लयन काय, लाइसोसोम, रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली-युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गन नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पर कुछ कोशिकाएं दी हुई हैं और उनकी आकृति के बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर मेज द कॉलम का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा ये कौन सी कोशिका है बेटा, ये आरबीसी है, ह्यूमन की आरबीसी। ये गोल व द्विअवतल होती हैं। ये श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं जिनकी आकृति कोई फिक्स नहीं होती, जैसे कौन सी वाली, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, एसोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो ये अमीबाकृत होती हैं। ये स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं हैं, लंबी और सक्रिय होती है। देखो ये इस तरह से लंबी और सक्रिय, ये आप लोग एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें ये यहाँ पर ये दी हुई है आप लोगों की तंत्रिका कोशिका। ये शाखित और लंबी है। तंत्रिका कोशिका इस तरह की भी होती है और दूसरी वाली आपको चैप्टर में पढ़ा दी जाएगी। ये एक वाहिनिका है जो हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और पढ़ा है हम लोगों ने। ट्रैकेट से जाइलम वाले कंपोनेंट में मिलती है। इस तरह से ये एक किस तरह से है बेटा, ये इस तरह से है, वाहिनिका दीर्घीकृत। और ये मध्योतकी मेसोफिल सेल्स हैं जो किसी होती है बेटा, गोल। और ये कहाँ प्रेजेंट थी, लीफ की आंतरिक संरचना में, पर्ण की आंतरिक संरचना में, पर्ण मध्योतकी कोशिकाएं। देखो अब पढ़ते हैं। यूकैरियोट व प्रोकैरियोट दोनों में कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन सा सेल ऑर्गन है जो दोनों में सेम होता है? सेम तो नहीं, बट ये बोल सकते हैं राइबोसोम दोनों में मिलता है। 70S तो मिलेगा किसमें, प्रोकैरियोट में, और 80S मिलेगा यूकैरियोट में। लेकिन 70S आपके यूकैरियोट में ही मिलता है। कहाँ मिलता है वो आप बताना मुझे आंसर। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगक हरित लवक पौधों में व सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया व खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका में भी मिलते हैं। आगे बात समझ में कि यहाँ पर भी आपको मिलता है। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारकाय, इंपॉर्टेंट, जंतु कोशिकाओं में मिलता है, इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारकाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं। ठीक है, जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। ये दोनों तारकाय व केंद्रक, ठीक है, कैसे करते हैं ये बताएंगे। कोशिका माप व आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती है, अभी हमने देखा है। उदाहरण, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, कितनी है इसके साइज, 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु साइनोबैक्टीरिया किससे, 3 से 5, मतलब इनसे भी छोटा कौन है, माइक्रोप्लाज्मा। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो आप लोगों की है 13 से 15 सेंटीमीटर, वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। बहुकोशिकीय जीवों में भी मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है बेटा, 7 माइक्रोमीटर। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिका होती हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। ये बिंबाकार बहुभुजी स्तंभी घना धागे की तरह असमान आकृति की हो सकती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। अब प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में अंतर तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। किस किस के बारे में, प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। पहले पढ़ेंगे हम कौन सी,
यहाँ दी हुई है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप लोगों की मोनेरा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम में सारे प्रोकैरियोट रखे गए हैं। देखो पढ़ते हैं यहाँ पर, एक प्रारूपिक जीवाणु की संरचना में यदि बात करें तो आकार कितना होता है, 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर, और सबसे छोटा PPLO 0.1 माइक्रोमीटर, और फिर आप लोगों का क्या है विषाणु 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर है। पढ़ो NCERT की लाइन के अकॉर्डिंग। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनोलाइक जीवाणु PPLO मिलते हैं। ये सब किस में आते हैं, मोनेरा में। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेजी से क्या होती है, विभाजित होती है बहुत जल्दी। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार, दंडाकार, बेसिलस, गोलाकार, कोकस, कोशाकार, विब्रियो और सर्पिलाकार, स्पाइरल, ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है, कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। मतलब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोशिका भित्ति और फिर कोशिका झिल्ली। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, इंपॉर्टेंट लाइन, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, कोशिका भित्ति रहित। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। देखो जरा, आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। मतलब DNA यूं ही पड़ा होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, उसके चारों ओर कोई केंद्रक जैसी स्ट्रक्चर, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जीनोमिक DNA के अतिरिक्त एकल गोलाकार DNA जीवाणु में सूक्ष्म DNA वृत्त, जिसे हम क्या बोलते हैं, DNA के बाहर वहाँ पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। DNA वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड DNA जीवाणु में विशिष्ट सम लक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीव के प्रति एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करता है। तो डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड भी होते हैं, जैसे R प्लाज्मिड, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। आप कुछ कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड DNA वृत्त जीवाणु का बाहरी DNA के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोग में लिया जाता है। मतलब प्लाज्मिड में भी क्या होती है बेटा, रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, जिसे वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, वाहक के रूप में। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोट में पाई जाती है। किसकी बात कर रहा है, केंद्रक झिल्ली। इनकी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती किसमें, प्रोकैरियोट में। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट में यूकैरियोट अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में बस ओनली क्या है बेटा, यहाँ से राइबोसोम ही है जो दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट पिंड मिलते हैं। प्रोकैरियोट की ये विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है। क्या बोल रहा है ये बेटा, प्रोकैरियोट की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती हैं, जिससे यह मेसोसोम कहते हैं, और ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से होते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर जो संरचना बनाती हैं उसे हम बोलते हैं मेसोसोम। अब उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि मेसोसोम किस तरह से फंक्शन करता है, क्या क्या फंक्शन करता है। देखो भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका आवरण व इसके रूपांतरण। अभी चल कौन सी रही है अपनी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जब पढ़ेंगे तो इन्होंने बताया है कि उसके आधार पर उसका चारों ओर का जो कवरिंग है उस पर भी इसमें 2 प्रकार के बैक्टीरिया मिल जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। सबसे बाहरी हम बात करें तो कुछ जीवाणु की उसमें ग्लाइकोकैलिक्स होती है और कोशिका भित्ति हर जीवाणु में मिलती है। तो कोशिका भित्ति में थोड़ी अलग संरचना होती है। कोशिका आवरण व इसके रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में, एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत को ग्लाइकोकैलिक्स, इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य झिल्ली होती है। मतलब बेटा यहाँ पर 3 संरचनाएं आपको मिलेगी, बाहर से अंदर की ओर ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, और तीसरी आप लोग क्या है, सेल मेम्ब्रेन। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तीनों की तीनों कौन, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण में भिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
जैसे कि जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक और जो नहीं होते उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पर अभिरंजन जो टेक्निक्स है आप लोगों की ग्राम स्टैनिंग टेक्निक्स, उसके बेसिस पर बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जो कलर देते हैं वो पॉजिटिव, जो नहीं देते वो नेगेटिव। अब इनमें जो डिफरेंस होता है वो किसके बेसिस पर होता है बेटा? सेल वॉल के बेसिस पर। ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है, ये ग्राम नेगेटिव की है। अब देखो यहाँ पर जो है इसकी सेल वॉल के बारे में बताया गया है, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। यहाँ पर ये यहाँ तक यदि मैं बात करूं ये वाला पोर्शन तो वापस से क्या आ जाएगा? इनर मेम्ब्रेन वाला। तो सेल वॉल वाला पोर्शन ये रहा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसकी सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो काफी क्या है? थिक होती है, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल है इसमें लाइपोप्रोटीन म्यूरिन प्रेजेंट होता है। क्लियर? म्यूरिन इसमें भी लेकिन लेस अमाउंट में है। नेगेटिव में क्या है बेटा? लेस अमाउंट में। इसमें क्या है? ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और आउटर मेम्ब्रेन पर वापस से क्या होता है बेटा? इसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन और फ्लोरीन प्रोटीन होते हैं। इसमें यहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं, किसमें? ग्राम नेगेटिव में। और ये ग्राम पॉजिटिव की स्ट्रक्चर है। तो ये अभिरंजित होते हैं, तो ये कौन से कलर के होते हैं आप लोगों के? पर्पल कलर के, इसलिए पॉजिटिव होते हैं। और ये अभिरंजित नहीं होते हैं। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब हमारा जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बारे में पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो हमें क्या देखना पड़ेगा? कोशिका। इस कोशिका में सबसे बाहर की ओर जो आवरण है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है बेटा? ये ग्लाइकोकैलिक्स। ये ब्लू कलर का मैं बना रहा हूं, जो ये रहा ग्लाइकोकैलिक्स। फिर दूसरी वाली जो लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में, वो होती है आप लोगों की कौन सी? सेल वॉल। कौन सी होती है बेटा? सेल वॉल। ये रही सेल वॉल, ये लिखा हुआ सेल वॉल। ये पीले कलर की इन्होंने बता दी। अब जो ग्रीन कलर की है वो कौन सी आप लोगों की? सेल मेम्ब्रेन। ग्रीन कलर की कौन सी बेटा? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। ये तीनों आवरण हो गए अपने। पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा हो गया सेल वॉल, तीसरी होगी सेल मेम्ब्रेन। अब इसका जो अंदर का फ्लूइड है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म। ये रहा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब बेटा यहां पर हम बात करें कि इसमें ये इसका डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। इसमें ये होते हैं राइबोसोम 70S। अब ये जो ग्रीन वाली जो लेयर है जिसको हम बोल रहे थे क्या आप लोगों का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इस तरह की संरचना बनाती है जिसे बोला जाता है मिजोसोम। क्या बोलेंगे इसे हम? मिजोसोम। ये रहा मिजोसोम। और इसी में यहां पर हम बना देते हैं आप लोगों का क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अब बेटा इस पर बहुत सारे आप लोगों को इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा नंबर में होते हैं तो इसको बोलते हैं फिम्ब्रियाई, और कम होते हैं तो इसके बोलते हैं पिलाई। एक्स्ट्राजेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है बेटा? प्लाज्मिड। ये क्या होता है? प्लाज्मिड। अब ग्लाइकोकैलिक्स यदि बात करें आउटर लेयर है, और यदि ये थिन होती है तो इसे स्लाइम लेयर बोला जाता है, और थिक होती है तो इसको कैप्सूल बोला जाता है। हम वहां से पढ़ेंगे। इसमें बेटा राइबोसोम, ये राइबोसोम एमआरएनए पर इस तरह से अटैच्ड होते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉलीसोम। क्या बनाते हैं बेटा? पॉलीसोम। इस पर ये ग्रीन कलर की जो फिम्ब्रियाई है ना, ये क्या करते हैं बेटा? ये जब पानी में तैरता रहता है तो किसी भी आधार से चिपकने में सहायक होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट संरचना इसमें उपस्थित होती है जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा? कशाब। ये रहा फ्लैजिला। ये किस में हेल्प करता है बेटा? इसके मूवमेंट में ये हेल्प करता है। अब इसको किस तरह से पढ़ना होता है हमें? देखो सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या? कोशिका का आवरण, जो हम पढ़ चुके हैं क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। अवपंक परत पतला और कैप्सूल क्या है? मोटा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडो प्लस ग्लाइकेन की। पेप्टाइड क्या होता है? शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। एंड ग्लाइकिन क्या है? NAG और NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल मेमेरिक एसिड। देन इसके बाद में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की, लिपिड प्लस प्रोटीन की। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं बेटा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। मेम्ब्रेन से जो संरचनाएं बनती है उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। पहली संरचना कौन सी है? मिजोसोम। अभी मैंने बताया था। इसके फंक्शन देखो, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइनें हैं। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के समान।
कोशिका भित्ति का निर्माण करती हैं। डीएनए प्रतिकृति व नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। कौन? मेसोसोम। संगठन देखो किससे मिलकर बनी होती है बेटा? ये पुटिका, नलिका एंड पटलिका, जिसको हम बोलते हैं वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिला। इस तरह की संरचनाएं होती हैं। अब ये नई मेसोसोम नया बैक्टीरिया कैसे बनाता है? देखो ये आउटर वॉल जिसको हम बोलते हैं आप लोगों का कोशिका भित्ति, अब ये कोशिका झिल्ली, ये है मेसोसोम। बेटा ये क्या है? मेसोसोम। ये मेसोसोम है, ये मेसोसोम और ये डीएनए, इन दोनों में क्या होती है? रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। ये है आप लोगों का डीएनए, तो ये दोनों अपना अमाउंट बढ़ा लेंगे। ये डीएनए, ये मेसोसोम, ये मेसोसोम। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? ये दोनों अलग होना स्टार्ट कर देंगे। तो एक कोशिका इधर जाएगी, एक कोशिका इधर जाएगी, तो ये दोनों क्या बनेगी? इस तरह से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे, न्यू मेसोसोम, सॉरी दो न्यू बैक्टीरिया। क्या बन गए? दो नए बैक्टीरिया। इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर ये हेल्प करता है मेसोसोम नए बैक्टीरिया बनाने में। अब क्रोमेटोफोर क्या करता है बेटा? क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, क्लोरोप्लास्ट के समान कार्य करता है क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। देन फ्लैजिला, फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, शाफ्ट, हुक और बेसल बॉडी। शाफ्ट, हुक, बेसल बॉडी, जो पानी से सतह से बाहर निकल रहा था ये वाला पोर्शन, ये होता है शाफ्ट, जहां से अटैच होता है उसे बोलते हैं हुक, और जो अंदर की ओर होता है उसे बोलते हैं बेसल बॉडी। अब झालर जिसे फिम्ब्रियाई जो बोल रहे थे ग्रीन कलर की, किसी आधार से चिपकने में सहायक होती है। कौन? फिम्ब्रियाई। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कोशिका द्रव्य की संरचना है। कोशिका द्रव्य में हमको क्या मिलेगा? इसका डीएनए मिलेगा, प्लाज्मिड मिलेगा और राइबोसोम मिलेगा एंड पॉलीसोम मिलेगा एंड वैक्यूल्स मिलेंगे। देखो इधर सबसे पहले तो बात करेंगे न्यूक्लियोइड, केंद्र काप जिसे बोला जाता है या जिनोफोर भी बोला जाता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका व स्टोन प्रोटीन क्या होते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट, अनुपस्थित होते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। राइबोसोम 70S टाइप के, 70S में 30S और 50S क्या होती है? सब यूनिट। ये वाली तो होती है छोटी और ये वाली क्या होती है? बड़ी। ठीक है। नेक्स्ट पॉलीसोम, mRNA प्लस राइबोसोम, mRNA प्लस राइबोसोम, जैसे कि ये mRNA है और इस पर ये राइबोसोम इस तरह से अटैच हो रहे हैं तो ये पॉलीसोम बना देता है आप लोगों का। इस तरह से ये पॉलीसोम बनाते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मिड, वृत्ताकार अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए पदार्थ, इस तरह से ये प्लाज्मिड होता है, ये इस तरह का प्लाज्मिड, जिसमें भी क्या होती है बेटा? रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। देन संचित भोज्य पदार्थ, फॉस्फेट कण, साइनोफाइनिन कण व ग्लाइकोजन कण इसके संचित भोज्य पदार्थ हैं। गैस रसधानी किसमें से मिलती है? नील हरित बैंगनी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में उपस्थित होती है। इस तरह से हमने यहाँ पर आप लोगों के ये बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। तो अब आगे हम चलते हैं एनसीईआरटी की लाइन जो हमें एनसीईआरटी में दी हुई है, किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना, ग्लाइकोगैलेक्स भिन्न जीवाणुओं में रचना व मोटाई में भिन्न होती है व कुछ में यह ढीली आच्छद होती है, जिसे औपंक परत क्या बोला जाता है? औपंक परत, और दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है जिसे कैप्सूल कहलाती है। कोशिका भित्ति के आकार को निर्धारित करती है। यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को नष्ट होने से, निपातित होने से भी बचाती है। मतलब उनको नष्ट होने से या किसी प्रकार की जो उनमें हानि होनी है ना, उससे भी क्या करती है? ये बचाती है। नेक्स्ट चलो आगे देखो इधर, जीव द्रव्य झिल्ली कैसी है बेटा? प्रकृति में वर्णनात्मक मतलब सेलेक्टिव होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य आवरण से संपर्क में बनी रहती है, रखने में सक्षम होती है। संरचना के अनुसार यह झिल्ली यूकेरियोटिक झिल्ली की जैसी ही होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका के फैलाव से बनती है जिसे हम मेसोसोम कहते हैं, और यह फैलाव पुटिका, नलिका और पटलिका अभी बताया आप लोगों को के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण व डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन स्रावी जीवद्रव्य के पृष्ठ क्षेत्र व एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कौन? मेसोसोम। कुछ प्रोकैरियोट में नील हरित जीवाणु में कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार मिलते हैं जिसे हम वर्ण की लवक या क्रोमेटोफोर कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में चलायमान व अचलायमान होती है। यदि वह चलायमान हो तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचनाएं मिलती हैं जिसे कशाब कहा जाता है, और जीवाणुओं में कशाबिकाओं की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। जीवाणुओं में कशाबिका 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा बेटा? तंतु, अंकुश व आधार्य। हमने बोला था शाफ्ट, हुक एंड बेसल बॉडी। तंतु कशाबिका का बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर होता है जिसे हम शाफ्ट बोलते हैं। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम या झालर
इनकी गति में क्या है, सहायक नहीं है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। और झालर लघु शुक्र जैसी तंतु संरचना है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होती है और कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करती हैं। कौन, झालर। अब यहां तक हमने पढ़ लिया इनके बारे में, कोशिका द्रव्य की संरचनाएं। कुछ अंतर्विष्ट पिंड इनके बारे में दिए हुए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट में क्या है अंतर्विष्ट पिंड, देखो राइबोसोम। प्रोकैरियोट में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े रहते हैं। कहां जुड़े हुए हैं बेटा, जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं। दो उप इकाइयां 50 व 30s की बनी होती हैं, आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोट राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होते हैं, मतलब एमआरएनए से जुड़ जाते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे हम बहुसेकेराइड अथवा बहुसूत्र क्या बोल रहे थे हम लोग, बहु राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। और बहुसूत्र का राइबोसोम संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, जिसको हम बोलते हैं आप लोगों का अनुवादन। अंतर्विष्ट पिंड देखो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में क्या होते हैं, संचित होते हैं। मतलब संचित भोज्य पदार्थ को ही अंतर्विष्ट पिंड कहा जाता है। यह झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं होते, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, मतलब इनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। उदाहरणार्थ फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं गैस रसधानी नीलहरित शैवाल में मिलती है, हरि प्रकाश संश्लेषी व जीवाणु में मिलती हैं। कौन सी है संरचना की बात कर रहा है ये, गैस रसधानी की। ये रही अपनी गैस रसधानी, नीलहरित, बैंगनी और हरि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती है। यहां तक हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अब एनसीईआरटी में और क्या दिया हुआ है देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो अब जो हमारी स्टार्ट होगी वो कौन सी स्टार्ट होगी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो यहाँ बात करें यूकैरियोटिक कोशिका कौन कौन सी होती है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका। तो इनकी बाहरी संरचना यदि पादप कोशिका ली जाए तो कौन सी होगी, कोशिका भित्ति। और फिर उसके बाद में कोशिका झिल्ली, दोनों में क्या है, समान है, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। तो सबसे पहले देखते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। देखो यद्यपि आद्य जीव, सभी आद्य जीव पादप प्राणी कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, हमने ये सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगक की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है और इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय व कोशिकीय कंकाल जैसी संरचनाएं मिलती हैं। इसमें अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होता है, कहां पर, केंद्रक के अंदर। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक व एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, किसमें, प्लांट में। जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये सब अनुपस्थित होता है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। अब प्रत्येक कोशिका में कोशिकीय अंगक की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं की संरचना जो हमें एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो इधर ये संरचना किसकी, आप लोगों की, ये वाली इधर वाली जो सेल है वो है आप लोगों की पादप कोशिका। पादप कोशिका में ये जो पोर्शन है सबसे बाहर वाला, ये किसको शो आउट करता है बेटा, कोशिका भित्ति को, कोशिका भित्ति को। और इसमें सबसे बाहर क्या होती है आप लोगों की, आउटर लेयर कोशिका झिल्ली होती है, सबसे बाहर वाली जीवद्रव्य झिल्ली। इसमें ये केंद्रक है, इसमें ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण मिलता है। देन इसके बाद में यहाँ पर गोल्जिका है और इसके अंदर होती है केंद्रिका, इसके अंदर भी आप लोगों की केंद्रिका होगी, ठीक है। कोशिका झिल्ली, रसधानी मिलेगी पादप कोशिका में, सूत्रकणिका, राइबोसोम, हरित लवक, कोशिका द्रव्य, परोक्षिस्तोम, मध्यवर्ती तंतु मिलेंगे, एक्टिन, सूक्ष्मनलिकाएं मिलेंगी, जीवद्रव्य तंतु मिलेगा, चिकनी प्रदेवी अंतर्जालिका, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका RER और SER, यह है खुरदरी जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ लाइसोसोम भी दिया हुआ है लेकिन बहुत कम मिलता है। और जंतु कोशिका में ये ऊपर निकलते हैं फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सुषमांकुर। तारकाय ओनली पादप कोशिका में को छोड़कर जंतु कोशिकाओं में मिलता है ओनली। परोक्सिसोम, लयनकाय, राइबोसोम, सूत्रकणिका, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, केंद्रिका, SER, देन RER, गोल्जी उपकरण।
तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये तो हमारी पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका, इनमें जो कॉमन अंग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं कोशिका। स्टार्ट कर दी हमने कौन सी, यूकेरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट पोर्शन में हम आप लोगों का स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बारे में, और कोशिका झिल्ली के साथ साथ में कोशिका भित्ति और कुछ अंग के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका अंगों के बारे में। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।